नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र में आज हम उदयपुर से आ रही एक बेहद ही भयानक और बेहद ही खौफनाक कत्ल की खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। इसकी तस्वीरें भी हैं। नूपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट करने को लेकर एक दुकानदार का दिन दहाड़े गला काटकर कत्ल कर दिया गया। सोचिए मजहबी नफरत का अंजाम क्या होता है। आपको इस तस्वीर में जो दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं और इनके हाथों में बड़े बड़े छुरे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं से इन्होंने उस शख्स का गला काट डाला जिसका कसूर केवल इतना था कि उसने नूपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट कर दी थी सोशल मीडिया पर। और ये दोनों उसके बाद अपना एक पहले तो उस खौफनाक वारदात का अपनी उस दरिंदगी का इन्होंने वीडियो बनाया और उसके बाद अपना वीडियो बनाया और मुस्कुराते हंसते हुए इन्होंने, इन जल्लादों ने ये वीडियो बनाकर के ये कहा कि हमें गर्व है उस पर जो हमने किया है। बहुत ही परेशान करने वाली ये खबर है, उदयपुर की खबर है। आपको एक बार फिर बता दें, हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, ऐसा जघन्य हत्याकांड और इसी को कहा जाता है कट्टर मानसिकता, जिहादी मानसिकता, जो कांड इन दोनों ने किया है। सबसे पहले तो ये बताइए, इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर पाई है कि नहीं कर पाई है? देखिए, बिल्कुल सौरभ, बहुत झकझोर देने वाली घटना है। फिलहाल पुलिस अभी इन दोनों की तलाश कर रही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा पहलू एक और मैं आपको बताऊंगा जो आप सुन के चौंक जाएंगे। वो ये है कि ये जो कन्हैया लाल है, इसने लगभग एक हफ्ते पहले पुलिस में परिवाद दे दिया था कि जब से इसने स्टेटस लगाया था नूपुर शर्मा के समर्थन में, उस वक्त से इसको धमकियां मिल रही थी। हालांकि पुलिस ने बहुत लाइटली लिया। पुलिस ने इनसे मुलाकात करके कहा भी कि नहीं, ठीक हो जाएगा, जो तुम्हें धमकी दे रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर उस वक्त पुलिस सही समय पे इन लोग को गिरफ्तार कर लेती या एक्शन ले लेती तो शायद इस तरीके की घटना अंजाम नहीं होती। दूसरी बात यह है कि जो इसको धमकियां दे रहे थे, जो इसके पास नंबर से कॉल आ रहे थे, वो यही लोग थे और इसने पहले ही बता दिया था। आसपास के दुकानदारों को भी यही बताया था कि हाँ भाई, इस तरीके की उसको धमकियां मिल रही हैं जब से उसने नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट लगाया। और आखिरकार ठीक वैसा ही हुआ। हफ्ते भर बाद ये दोनों लोग पर पहुंचे इसकी दुकान पर। पहले तो नाप दे रहे थे और नाप देने के बाद फिर वीडियो में पूरी घटना आपने देखा होगा कितनी बेरहमी से इसकी हत्या की है। इसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने स्टेटस लगा दिया नूपुर शर्मा के समर्थन में। और सिर्फ ऐसा नहीं, पुलिस को बल्कि आसपास के जितने भी दुकानदार हैं उस पूरे बाजार में, जो कन्हैया लाल है, उसने सबको बता दिया कि मुझे इस तरीके की धमकियां भी मिल रही हैं और बाकायदा पुलिस को मैंने सूचना भी दे दी है। लेकिन घटना उसके बाद अब इस तरीके के अंजाम दिए। हालांकि 3 थानों की पुलिस वहां पर पहुंच गई है। पूरा टेंशन क्रिएट हो रहा है। जितने भी हिंदू संगठन के लोग थे उन्होंने फिलहाल वहां पर मौके पर जो है काफी मात्रा में इकट्ठा होकर नारेबाजी शुरू कर दी है। बाजार पूरी तरीके से बंद हो गया है। उदयपुर के एसपी जो है वो वहां पर मौके पर मौजूद है और इन दोनों की ढूंढने का सघन तलाशी चल रही है कि ये दोनों लोग कहाँ हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर जरूर इन्होंने पोस्ट डाला है। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के बाद ये कहाँ गायब हो गए, फिलहाल इस बात की तलाशी ली जा रही है। नहीं ऐसा, लेकिन ये बताइए, इस शख्स कन्हैया लाल ने जिसकी हत्या इन लोगों ने की है, आपने कहा इसने स्टेटस लगा दिया था, किसने कुछ लिखा था या व्हाट्सएप पर कोई स्टेटस बना दिया था, क्या किया था इसने? देखिए, ये स्टेटस जो नूपुर शर्मा के समर्थन में इसने एक लगाया था, जो अमूमन जो पूरा मामला जो चल रहा है नूपुर शर्मा को लेकर ही इसने स्टेटस लगाया। लेकिन जैसे इसने स्टेटस लगाया उसके बाद से इसको धमकियां मिलनी शुरू हो गई कि आखिरकार इस तरीके के स्टेटस क्यों लगा रहे हो। और जिस जगह ये दुकान है इसकी, वो मैं बताऊं पूरे उदयपुर का बीच बाजार है, उस जगह पर इसकी ये दुकान है और इसने बाकायदा उसकी पुलिस को शिकायत करी एक हफ्ता पहले कि मुझे इस तरीके के जो तमाम लोग हैं वो धमकियां भी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में संज्ञान भी लिया है गंभीरता पूर्वक और हालांकि उन दोनों लोगों को तलाश नहीं कर पाई। और स्टेटस लगाने के बाद ये दोनों लोग खुलेआम उसकी दुकान पर पहुंचे हैं, नाप देने लगे टेलर की और अचानक से उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला करने लगे। लोग बहुत ज्यादा नाराज है। वो कह रहे हैं कि सुरक्षा कैसे होगी, जबकि पहले ही पुलिस को बता दिया गया था। पुलिस की अगर गंभीरता सही समय पर हो जाती तो शायद इस तरीके की स्थिति ना होती। सौरभ, अच्छा ठीक है, मनीष आते हैं आपके पास। और इस वक्त बीजेपी के नेता गुलाब चंद कटारिया इस हत्याकांड पर कुछ बोल रहे हैं। सोचता हूं कि ये कोई तो भी गैंग होनी चाहिए, क्योंकि बिना किसी इस प्रकार की गैंग के इस प्रकार का मर्डर, इस प्रकार की घटना को लेकर के नहीं हो सकता है। आप 17 का वीडियो भी सुनो और अभी का वीडियो भी आप सुनोगे तो आपको सारा विषय समझ में आएगा। मैं सोचता हूं, मैंने जैसे ही पता लगा, मैंने सबसे एसपी से बात की। ये 2-2:30 बजे की बात थी, मैं जानकारी मिली। एसपी को भी उसी समय जानकारी मिली जो मेरे को 1-1.5 घंटे पहले मिल गई। और उसके बाद मेरी डीजी साहब से भी बात हुई और अभी मुख्यमंत्री से भी एरोप्लेन में मेरी बात हुई है।
कि निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना में लिंक जिन लोगों का भी है, जो भी इस रचना में है, उन सबको तुरंत गिरफ्तार करके जनता के सामने लाओ, ताकि जनता को ये आक्रोश जो है वो थोड़ा कम हो। और दूसरा, पीड़ित परिवार को आप मैक्सिमम जितनी सहायता दे सकते हो, मैंने मुख्यमंत्री जी कहा थोड़ा सा आप एसपी कलेक्टर को भेज करके वहाँ के लोगों से बातचीत करके और इसको और परिवार के किसी न किसी एक व्यक्ति को कोई न कोई नौकरी दें, जिसके कारण से उस बच्चों का गुजारा हो सके। पर ये घटना जो है वो एक व्यक्ति की सोच से नहीं हो सकता है, कोई न कोई इसके पीछे ऐसा संगठन काम कर रहा है जो इस प्रकार की घटना पर इस प्रकार से जनता के बीच में हत्या करके एक भय फैलाने का प्रयत्न कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को भी फोन किया क्या? एक ही बार में आपकी बात हो गई क्या? आपने प्रशासनिक अधिकारियों को फोन किया क्या? एक ही बार में आपकी? हाँ, मेरी बात एसपी से भी हो गई, मेरी डीजी साहब से भी एक ही बार में हो गई। अभी जरूर मेरे को मुख्यमंत्री से बात करने में थोड़ा समय लगा, वो एयरपोर्ट पर थे, उसके बाद फ्लाइट में उड़ गए, लेकिन उनसे भी मेरी बात हुई है। कलेक्टर उदयपुर से भी बात हुई है, वहाँ की जनता से भी बात हुई है, लोगों से भी बात हुई है। और मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार की घटना हुई है वो बहुत ही दर्दनाक है और बहुत शर्मनाक है। वीडियो आ रहा है जिसमें ये कह रहा है कि सेक्टर 11 में रहने वालों को का सरकलम करना होगा आप लोगों को। आप सेक्टर 11 में रहते हैं, आपके ऊपर देखो भैया, मैं भी रहता तो सेक्टर 11 में ही है। अब जो आदमी ये कह रहा है इस पर पुलिस को ही एक्शन करना है, मुझे तो एक्शन करना नहीं। मैं सोचता हूँ कि यह कोई न कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र का पार्ट निकलना चाहिए। और ये एक जगह नहीं, कई जगह इसी प्रकार की एजेंसियां काम कर रही है। उन एजेंसियों को भी इस केस के साथ ट्रेस आउट करना चाहिए, ताकि हमेशा के लिए इस प्रकार के संगठन का दम तोड़ा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी गई है, हथियारों के साथ वीडियो जारी किया गया है। देखो, मैं सोचता हूँ अब ये सारी बातें देखने के बाद जो एक्शन करना है वो तो कानून की पालना कराने वाले लोगों को करना है, लेकिन हम कंडेम करते हैं इस प्रकार की अगर कोई वर्षन बोलता है और उसको गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्रवाई करने में अगर विलम्ब हो जाता है, इसका मतलब प्रशासन बिल्कुल लुंज-पुंज हो गया है किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की स्थिति। क्या कहा है कि आरोपी गिरफ्तार हो गए? नहीं, गिरफ्तार तो नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेरी भी बात हुई है। गुलाब चंद कटारिया बीजेपी के नेता, इनको आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं सरकार कार्रवाई करे, लेकिन अभी तक ये दोनों हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आपको बता दें, बीच बाजार, भरे बाजार दुकान है कन्हैया लाल की, जहां उसे कत्ल किया इन्होंने, उसका गला काटकर, और वहां से आराम से फरार हो गए। पुलिस अब तक इन तक पहुंच नहीं पाई है। वारिस पठान जी AIMM से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अतीकुर रहमान साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ संगीत रागी जी हैं स्टूडियो में RSS से, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हैं, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। मैं वारिस पठान साहब आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मैं तो इनको आतंकवादी बोलूंगा, क्योंकि इन्होंने पूरे समाज में डर कायम करने के लिए यह काम किया है। और जितने भी लोग उस बयान के बाद बार बार कॉल दे रहे थे कि ऐसे लोगों का सर तन से जुदा कर देना चाहिए, क्या वो आज सारे लोग इस व्यक्ति कन्हैया लाल की मौत के जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि वो सारी आवाजें, इन दोनों शख्स, मैं इनके नाम बोलता हूं, रियाज अख्तारी और गौस मोहम्मद, वो सारी आवाजें इन्होंने सुनी, अपने दिल में भरी, और उसके बाद जो इन्हें सबसे नजदीक अपने जो टारगेट मिला, एक मासूम दुकानदार, उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। बोलिए। देखिए सौरभ, मैं सबसे पहले कहूँगा कि वायलेंस किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। हर तरह का वायलेंस का हम खंडन करते थे, करते और करते रहेंगे। अब कानून अपनी प्रतिक्रिया करना चाहिए, और जिस किसी ने भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, सरकार, पुलिस प्रशासन उसको अरेस्ट करे और कानूनी तहत जो भी सजा हो वो करे। हमको इससे कुछ नहीं, सजा मिलनी चाहिए जिसने भी ऐसा किया कानूनी तरीके से। अभी बात नंबर 2 आप देखिए ना, हम देश के अंदर क्या चल रहा है। अभी हम बात करने वाले थे जुबैर की, जो एक फैक्ट चेकर था, उसको किस तरह से कानून ने एक पुरानी ट्वीट के बुनियाद के ऊपर पकड़ के जेल में डाला, 4 दिन की, और पुलिस रिमांड ले लिया। आपको पता है सौरभ, ये जो इसका अरेस्ट है ये पर से इलीगल है, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, कायदे के अगेंस्ट है, क्योंकि 295A सेक्शन लगाया है। पुलिस ने क्या उनको 41A का नोटिस दिया था? नहीं दिया था। उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया अलग केस के लिए, जिसका उनको प्रोटेक्शन ऑलरेडी था उनके पास, उनको बुलाकर इस केस के अंदर उसको अरेस्ट कर दिया। अब कौन सा ट्वीट था ये भी आपको जान के बड़ी हैरत होगी कि 1983 में एक फिल्म लगी थी जिसमें एक
फोटो दिखाया था, कोई होटल का लिखा हुआ था नाम, दूसरा नाम, दूसरा, इसने उसको ट्वीट कर दिया। इस ट्वीट की बुनियाद के ऊपर आप उसको अरेस्ट करते हो। साहब ठीक है, आप उसको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं और बोल रहे हैं वहां के डीसीपी वारिस पठान साहब, मैंने आपको बोलने दिया है, मैंने आपने मोहम्मद जुबैर के बारे में बोला, मैंने आपको बोलने भी दिया, आपका हक इसलिए है क्योंकि मैंने आपको मोहम्मद जुबैर के विषय पर ही आज की डिबेट में बुलाया था। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मकसद ये नहीं था कि आपको बुलाएंगे और फिर ये वीडियो आ जाएगा, फिर हम आपसे इस पर बात करेंगे। ये वीडियो अभी चंद मिनट पहले आया है और ये खबर थोड़ी देर पहले आई, इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन अभी अभी आने शुरू हुए हैं। इस पर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने रिएक्ट किया। मैं इसीलिए ये सवाल आज आपसे पहले पूछ रहा हूं। आज मोहम्मद जुबैर से बहुत बड़ी बात हो गई है। ये मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार गलत किया गया, सही किया गया, उस पर आरोप है हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का, लेकिन किसी ने मोहम्मद जुबैर का सर तन से जुदा करने की कॉल नहीं दी है। लेकिन वो कॉल दी गई नुपुर शर्मा के लिए और उस एक और व्यक्ति के लिए। और मैं आपसे पूछता हूं, आप साफ साफ बोलने वाले आदमी हैं, आपकी पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने क्या बोला, औरंगाबाद के किसी भी चौराहे पर फांसी पे टांग दो, फांसी के फंदे पर लटका दो नुपुर शर्मा को, और आज आप कह रहे हैं कि वायलेंस जो है वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उसके बाद में आपने सुनिए उसके बाद हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें कहा था कि हम उनकी बात से मुत्तफिक नहीं है, हम उनकी बात को एंडोर्स नहीं करते, और हमारी पार्टी का खुला ये बात थी कि नुपुर शर्मा जिसने हमारे प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत टिप्पणी की है, उसको कानूनी तरह से अरेस्ट किया जाए और कानूनी प्रक्रिया करके उसको सजा दी जाए। हमने तो ये कहा था ना, हमने तो तभी भी किधर सपोर्ट किया किसी को। मगर यहां देखा जा रहा है कि एक ही समुदाय के लोगों को इस तरह से टारगेट करना क्या बात है, बताइए मेरे को सौरभ भाई। आज कोमल शर्मा बाहर है, नुपुर शर्मा जिसकी वजह से भारत देश को इतना बेइज्जती उठानी पड़ी कि गल्फ कंट्रीज के सारे लोगों ने हमारे एम्बेसडर को बुलाया, माफी मांगनी पड़ी भारत देश को सबकी तरफ। वो बाहर है, क्यों उसको खुली फिजाओं में छोड़ा गया, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता, जिसने बिलियंस ऑफ मुसलमानों का दिल पूरी दुनिया के अंदर आहत किया। मुझे ये बताइए किसको अधिकार दे दिया, ये अधिकार किसने किसी को दे दिया है कि वो उसकी हत्या करने की खुली कॉल देगा? किसने अधिकार दे दिया है? अरे कुछ भी बोला हो, किसी को अधिकार नहीं। किसने अधिकार दे दिया है? किसी को अधिकार नहीं है। अरे तो ये दो लोग तो कह रहे हैं हम उसको भी मारेंगे, नहीं है किसी की जो एक आदमी की हत्या कर चुके वो कह रहे हैं हम उसको भी मारेंगे। तो इनको क्या सोच है ये? देखिए अभी मैं आपकी कमेंट्री में सुन रहा था कि उन शख्स जिसका आज कत्ल हो गया, जिसको मार दिया गया, उसको बहुत सारी धमकियां मिल रही थी। तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही, धमकियों का संज्ञान क्यों नहीं लिया सीरियसली? अगर धमकियों का सीरियसली संज्ञान लिया होता तो आज वो बच जाता, और शायद ये जो जिन्होंने भी उसको मारा ये जेल की सलाखों के पीछे पहले होते। मारने का, किसी को कत्ल करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये कहना बड़ा आसान है कानून ये अधिकार नहीं है, कहना बड़ा आसान है। अच्छा ठीक है, आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं आपकी बात से सब सहमत होंगे। आपके चैनल पे बता रहा हूं, नहीं आज आप जो कह रहे हैं मैं उसमें कोई गलती नहीं ढूंढ रहा हूं, लेकिन ये कहना बड़ा आसान है क्योंकि इस प्रकरण की शुरुआत जब हुई, अरे लाखों करोड़ों आवाजें उठी कि कत्ल कर दो, सर तन से जुदा कर दो। हर्षवर्धन जी, नहीं गलती है सौरभ जी, आपने बहुत गंभीरता से सवाल पूछा। मुझे उम्मीद थी कि एक राजनीतिक दल, भले ही वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए वो काम करते हैं, उनकी पार्टी मुसलमानों की है, गंभीरता से उन्हें कहना चाहिए था कि ये इस्लामिक आतंकवाद की आहट है जो बार बार भारत में सुनाई देती है और हमारी सरकारें सो जाती हैं। ये जो हुआ है ये कोई पहली बार थोड़ी ना हुआ है, पहली बार किसी कन्हैया लाल को घुस के नहीं मार दिया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में कमलेश तिवारी से लेकर जाने कितने नाम हैं, और उसके बाद सरकारें सो जाती हैं। फिर कोई एक राजनेता आता है ऐसे जो कहते रहे कि आंसू बहाता है और कहता है कि क्यों नहीं पुलिस प्रशासन ने काम किया। आपको यह नहीं सोचना है कि इस तरह से अगर तकरीरें दी जाएंगी भड़काने वाली तो कोई भी किसी को बगल में घुसकर मार देगा, और अगर ये सिलसिला शुरू हुआ तो ये कहां जाएगा? उस वक्त आप लोग चुप हो जाते हैं, उस वक्त आप लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, कुछ 2-4 हत्याएं हो जाएगी तो हमारी राजनीति चलती रहेगी, हमारे जवाब क्या फर्क पड़ेगा? आप दीजिएगा। और इसी तरह की बात जब अकबरुद्दीन ओवैसी करते हैं, आज वो बाहर है, और जब मोहम्मद जुबैर को आप कह रहे हैं बाकायदा फेसबुक पेज बनाकर हिंदू आराध्यों को अपमानित करने का काम कर रहा है, और आप कह रहे हैं नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो। नूपुर शर्मा ने टीवी की डिबेट में जिस तरह का घटनाक्रम हो उसका माफी भी मांग ली, और फिर भी आपको लगता है कि दो घटनाक्रम एक साथ होंगे और आप तय करेंगे कि सड़क पर किसी को मार देंगे, किसी को गला रेत देंगे। कहां रहना चाहते हैं आप? हिंदुस्तान को किस तरफ ले जाना चाहते हैं आप? और फिर भी आप देखिए, अभी ये महाशय बोल रहे थे सौरभ भाई, फिर भी आप साफ साफ बोलते डर रहे हैं। सुनिए
अभी आपकी बात सुन लिया हम लोगों ने, सबने सुन लिया। सौरभ भाई, ये महाशय भी बात कर रहे थे, हेट स्पीच की इन्होंने बात करी, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा वो धर्म संसद में क्या स्पीच दिया गया था। आपने उस बात का सब जेल गए, किसी का गला नहीं काटा गया, फिर आप गलत तरीके की तुलना कर रहे हैं। आज आप लगातार यही वो शातिर तरीका है जिससे मुसलमानों को भड़काया जाता है। अरे सुनो यार, सुनो, यही वो तरीका है जिससे भड़काया जाता है। ये काम मत कीजिए। ठीक है, आप एक राजनीतिक दल के सौरभ भाई, अगर आप इनका फेडर डाउन करेंगे तो मैं बोलूंगा, वरना अगर इनको बोलिए तो आप इनको आधा घंटा नहीं 2 घंटा आप बोलिए। अच्छा हर्षवर्धन जी, 1 मिनट, हर्षवर्धन जी, टीवी पे बोलने के। आप बोलिए, वारिस बोलिए। सुनो ना, कौन है मालूम नहीं, पहचानता भी नहीं हूं मैं तो, पहचानने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा आप बोलिए, 1 मिनट हर्षवर्धन जी, प्लीज थोड़ा संयम रखिए, बोलिए। क्या इस आदमी को एक मिनट, क्या इस आदमी को रागी जी 1 मिनट, बेहूदी बातें कर रहा है, सुन रहे रागी जी प्लीज, क्या बेहूदी बातें कर रहा है? रागी जी ये 2 चीजों को तुलना कर रहा है, बेहूदे की तरह बात कर रहा है। आप उसका जवाब दीजिए। एक कलम छोड़ दे, तलवार उठा ले, मुसलमानों के कत्ल अरे ये तो तुम रोज तकरीर करते हो, रोज तुम्हारी तकरीर में यही होती है वारिस पठान। गौ रक्षक के नाम पे, JSR के नाम पर उनका कत्ल किया जाता है, मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, तब नहीं बोलते, तब नहीं रोका जाता, प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, तब जाके इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। आप रोकिए ना, जो भी इस तरह की बात करता है, घटना करता है, तो उसको रोकिए, अरेस्ट करिए, तब जाके काम रुकेगा। लेकिन आप किसी एक ही समुदाय को टारगेट कैसे कर सकते हैं सौरभ साहब? अब आप फिर गोल पोस्ट बदल रहे हैं। अब आज कह रहे हैं मामले, आज आप कह रहे हैं गौरक्षकों की वजह से हत्या कर दी गई है। नहीं 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 नहीं, वारिस जी नहीं, वारिस जी नहीं, वारिस जी नहीं, नहीं, मॉब लिंचिंग किया ना। अरे तो इस मॉब लिंचिंग, अरे मॉब लिंचिंग तो तुम रोज करते हो, मॉब लिंचिंग तो तुम रोज करते हो किया था। और जब तुमको शर्म आती है? तुम्हारा अकबरुद्दीन ऐसी क्या कर रहा था? जमानत के ऊपर तो भाजपा के नेता जाके उनको हार पिनाते, फूल पिनाते। अशोक गहलोत की बात सुन रहे हैं, अभी उन्होंने कुछ रिएक्शन दिया है। आ रहा हूं आपके पास। ये बहुत ही दुखद भी है, शर्मनाक भी है। मैं समझता हूँ कि माहौल ठीक करने की आवश्यकता भी है। पूरे देश के अंदर तनाव का माहौल बन गया है। मैं बार बार बोलता हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को, आप क्यों नहीं पूरे देश को एड्रेस करें कि जो हालात बन गए हैं कुछ कारणों से, गलियों में, मोहल्लों में लोग ये समझ नहीं पा रहे। कस्बों में जहाँ जिसकी आबादी कम संख्या में है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, वो ज़्यादा चिंतित है। इतना आपस में डिस्टेंस हो गया है, तनाव हो गया, इसको समझने का सकता है। अगर हम लोग कोई बात बोलते हैं, अपील करते हैं, फर्क पड़ता है। प्रधानमंत्री बोलते हैं तो ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो मेरा मानना है कि PM को ऐसे मौके पर आने पूरे देश को संबोधित करना चाहिए, अपील करनी चाहिए कि हम किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे और प्रेम भाईचारे से वापस के आना। ये कहने में क्या हर्ज है? ये घटना उदयपुर की कोई मामूली घटना नहीं है। जिस रूप में की गई है वो कल्पना के बाहर है। कल्पना के बाहर है कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या व्यक्ति? जितनी निंदा करी थी कम है। मैं सबसे अपील की मैंने अभी कि मैंने नेता प्रतिपक्ष से गुलाब चंद कटारिया से बात भी करी है और यहाँ पर बातचीत भी हुई है, वो CMO के संपर्क में भी है। हम चाहते हैं कि सब मिलकर के ऐसे वक्त में तनाव पैदा नहीं हो, सब मिलकर वापस शांति से रहें। और दोषी जो है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके लिए पूरी पुलिस मुस्तैद लगी हुई है अरेस्ट करने के लिए और कोई कमी नहीं रखेंगे इसके अंदर। मुझे मालूम है कि इसके जो जिस रूप में ये हत्या हुई है उसमें लोगों के दिल में कितना भयंकर आक्रोश हुआ होगा, मैं कल्पना कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ। मुझे इस बात के एहसास है, उसी रूप में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा और शांति रहनी चाहिए, तनाव नहीं बढ़ना चाहिए, शांति नहीं बढ़नी चाहिए। सब ये चाहते हैं, तनाव नहीं होना चाहिए, सब ये चाहते हैं। लेकिन इन हत्यारों पर बोलने से पहले उनको याद आई देश के माहौल की, कि देश के माहौल की वजह से इस किस्म की वारदातें हो रही हैं। रागी जी, एक मुख्यमंत्री यदि इतनी बेहूदी बयान दे, मैं बार बार जोर दे करके कह रहा हूं, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री इतनी बेहुदा बयान दे, इतना बेसुरा बयान दे कि उस पूरे माहौल को जिम्मेदार ठहराए, तो ऐसे मुख्यमंत्री पर लानत है।
लानत है ऐसे मुख्यमंत्री पर। और मुझे लगता है हिंदू समाज यदि प्रतिक्रिया नहीं इस आदमी के खिलाफ कर रहा है, यह बहुत कम है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अब इस बात की क्या गारंटी है कि हमारे बगल में खड़ा मुसलमान तालिबानी नहीं है? इस बात की क्या गारंटी है कि बगल का मुसलमान जो है वो तलवार लेकर के पीछे से छुरा नहीं घोंपेगा? और हिंदू समाज कैसे ऐसे मुस्लिम समाज पर विश्वास करे? किसी के इस पर नहीं लिखा हुआ होता है कि कौन तालिबानी है, कौन मर्डरर है, लेकिन ये मानसिकता की जब मैं आपको लिखा तो नहीं होता, लेकिन नहीं, रागी जी प्लीज नहीं सुनिए, हम नहीं आप बोलिएगा, हम डिबेट छोड़ करके चले जाएंगे यदि आपने हमको रोकने की कोशिश की। मैं डिबेट छोड़ करके चला जाऊंगा रागी जी, लेकिन मैं ऐसी कोई बात नहीं जाने दे सकता यहां से, चाहे आपके मुख से ही जाए। ये कायर लोग आकर के टेलीविजन पे कहता है कि माहौल पकड़ गया है, माहौल के कारण ऐसी दिक्कत आपने बिल्कुल ठीक कहा, किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो कौन है, लेकिन हर व्यक्ति, हर मुसलमान तालिबानी नहीं होता। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि नहीं होगा इसका, लेकिन प्रतिक्रिया क्या होगी? आप ये बोलिए कि हिंदू समाज हर ऐसे मुसलमान को अपने नजदीक आने नहीं देगा, उसका बायकॉट करेगा, उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं है कि हमारे बगल वाला बैठा हुआ हमारे ऊपर गर्दन पर तलवार चला सकता है या क्या नहीं, क्योंकि उसकी मानसिकता ऐसी है, उसकी टीचिंग ऐसी है। ये ऐसे नहीं आता है, ये टीचिंग से आता है। आप लोग हमेशा सिम्टम्स को आज तक एड्रेस करते रहे। दुर्भाग्य यही है कि टेलीविजन टैलेंट पर जब भी हिंदू मुस्लिम की बात आती है, आप सिम्टम पर बात करते हैं, आप उसकी गहराई तक नहीं जाते हैं कि ये मानसिकता पैदा करने वाले मदरसों के ऊपर कौन सी कार्रवाई होती है। ये सारे नेता आकर के बैठ करके चले जाते हैं और ये कहते हैं कि उसको कंपेंसेशन मिल जाना चाहिए उसको पर। अरे इस मानसिकता को तुमने 70 साल से नासूर पैदा किया है और नासूर को रोज खाद पानी देते रहो। जो मानसिकता, तालिबानी मानसिकता जिन लोगों ने पैदा किया है वो इसके लिए जिम्मेदार है। जो लोग टेलीविजन पर आकर के ये कहते थे कि नुपुर शर्मा के खिलाफ सरतन से जुदा हुए सारे लोग जिम्मेदार हैं, जो टेलीविजन पैनल पर आकर के बात करते थे वे सारे जिम्मेदार हैं इसके लिए। और दुर्भाग्य है कि टेलीविजन पर आकर के कोई राजनेता ये नहीं कहता है कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ पूरी दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, ऐसा कानून बनाएंगे कि इस देश में तालिबान पनपने नहीं पाए। उन हर मदरसों के खिलाफ, उनकी टीचिंग के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। आप कह रहे हैं हम सिम्टम की बात करते हैं, बीमारी की बात नहीं करते। बीमारी की बात नहीं, जो टीचिंग में होता है, जो टीचिंग में होता है, दो प्रश्न मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं, इस पर बताइए। जितने लोगों ने सर तन से जुदा का नारा लगाया, एक को भी पकड़ा पुलिस ने? पूरे राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, कहीं पकड़ा? अरे यहां सांसद ने नारा लगाया, अगले दिन पार्टी ने कह दिया हम उनके बयान से सहमत नहीं है, उस राज्य की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। मैं दूसरी बात कहता हूं आपसे, नुपुर शर्मा ने जो बोला वो बोला। अभिव्यक्ति की आजादी अगर है तो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, किसी भी धर्म पर बात हो सकती है, कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन गल्फ क्या है? लेकिन फिर जमात है, फिर नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की, कौन सा गल्फ कंट्री के अंदर रिलीजियस फ्रीडम है? वो लोग जो असभ्यों की जमात है, मलेच्छों की जमात, भारत को ज्ञान देगा। जिस दिन मैं आपसे कह रहा हूं जिस दिन नुपुर शर्मा के ऊपर एफआईआर की गई, उसी दिन से आपने उनके पीछे एक टारगेट मार्क कर दिया, इस कन्हैया लाल की तरीके से। नहीं होनी चाहिए थी एफआईआर, कहना चाहिए था उस वक्त सरकारों को कि नहीं भारत में बोलने की आजादी है। भारत का मुस्लिम समाज जिम्मेदार है। पूरा मैं मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा करता हूं, क्योंकि मुस्लिम समाज ने आकर के नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्शन से सर से जुदा करने की कभी भी मुखालफत नहीं की, सड़कों पर आकर के खुला उसका विरोध नहीं किया। इसलिए मुस्लिम समाज पूरा का पूरा मुस्लिम। डीजीपी साहब हमारे साथ हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। डीजीपी विक्रम सिंह साहब हमारे साथ हैं। सर, मामला ही ऐसा है, ये जब आया तो हर आदमी बड़ा आक्रोशित है। आप क्या कहना चाहेंगे इस वारदात के ऊपर? नमस्कार सर। सौरभ जी, मैं ये कहना चाहूंगा वाकई बहुत ही सनसनीखेज और बहुत ही ज्यादा दर्दनाक घटना है। मैं सभी विद्वान पैनलिस्ट से निवेदन करूंगा, पूरा हिंदुस्तान और दुनिया आपको देख रही है, इसमें भावनात्मक न होते हुए केवल हम तथ्यात्मक बातें करें, घटना की घोर निंदा करें और जो मुलजिमान हैं उनको चिन्हित करके जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात करें। आप सबका प्रभाव पड़ता है जनमानस पे, आपके एक एक शब्द को जनता देख रही है, ग्रहण कर रही है। और मैं वही बात पे आता हूं सौरभ जी, 3 शब्द मैं कह रहा हूं, रेपिटिशन, इंटरनलाइजेशन और हैबिट।
हम एक ही चीज को 1000 बार कहते हैं, वो हमारे हृदय से आ जाती है, उसके बाद वो आदत बन जाती है। ये जो तन से जुदा, तन से जुदा, तन से जुदा जब 1000 बार कहेंगे तो कम से कम एक आदमी के ऊपर वो इतना असर डालेगी कि उसकी आदत में शुमार हो जाएगा, जो कि हुआ इस केस में। आप इन दोनों की भाव भंगिमा देखें, हमारी किसी से कोई दुश्मनी थोड़ी है, लेकिन हमारी जराइम से दुश्मनी। और एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के लिए मेरा ये परामर्श होगा राजस्थान पुलिस को, इनके ऊपर 25-25 लाख का इनाम की घोषणा करें, डेडिकेटेड टीम्स लगाएं, सारे स्टेट्स में अलर्ट कर दें, क्योंकि जो इन्होंने कई त्रुटियां की हैं, इन त्रुटियों के आधार पर मैं उम्मीद करता हूं कि जब कल हम लोग मिलें तब तक ये मालूम हो जाए कि ये इनके ऊपर ऐतिहासिक कार्रवाई की जा चुकी है, ऐतिहासिक कार्रवाई की जा चुकी है। क्योंकि ये बात करने से नहीं, जो लोग संवैधानिक बने हुए, संगीत रागी साहब का आक्रोश मैं समझ सकता हूं, लेकिन संगीत रागी साहब का बहुत ऊंचा स्तर है। आज जितने भी पैनलिस्ट है सबका बहुत ऊंचा स्तर है। आप ये कहें कि अब आपके बोलने का नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी के लिए कह रहा हूं, अब आपका बोलने का नहीं, कुछ करके दिखाने का समय, और करके दिखाने का 24 घंटे आपने कुछ नहीं किया, ये मान के चलिए कि शासन प्रशासन की अपंगता, उसकी दयनीयता दिखाई पड़ेगी। ये उम्मीद की जाती 24 घंटे में अब आप नहीं, आपकी हरकतें बोले। और इन दोनों को ऐसे जिस मानसिकता के जितने लोग हैं सौरभ जी, उनका स्थान कहां मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब राजस्थानी नहीं, पूरा देश कुर्बानी मांग रहा ऐसे तत्वों। ये इनको मैं इस्लामिक भी नहीं मानता हूं, इनको मुसलमान नहीं, मैं इनको इंसान भी नहीं मानता हूं। और हमारी इंडियन पीनल कोड में जो सजाएं हैं उसके अंतर्गत इनकी कार्रवाई, और इनके दिमाग के ऊपर जिन्होंने प्रभावित किया, रेडिकलाइज किया, के ऊपर भी कार्रवाई सौंप की। डीजीपी साहब, मैं आपसे यही पूछने वाला था, जितने लोगों ने सर तन से जुदा के नाम के नारे लगाए, चाहे जलसों में लगाए, चाहे बड़े बड़े लोगों ने लगाए, सबको अब आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, उन सब के ऊपर भी मुकदमे चलने चाहिए या नहीं? मैंने आपसे 3 बातें निवेदन की थी, रेपिटिशन, इंटरनलाइजेशन और हैबिट। जो लोग एक नाजायज कॉल दे रहे हैं, मैं कहता हूं कि रिजर्व बैंक में आग लगा दो, संसद में आग लगा दो, ये नारे ही अवैधानिक हैं। और जो भी नारा दे रहा है कानून के सामने जवाबदेह है, वो बड़ा हो छोटा उसकी तो बात ही नहीं है। जिसने जो भी किया कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी ही चाहिए। हमने एक छोटी सी गलती अगर कर दी, उसमें 1000 इस तरीके के तत्व पैदा होते हैं। अब ठीक है, अब आप निर्णय ले दें कि आप कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। यह एक उदार दृष्टिकोण, जैसा कि संगीत रागी जी ने कहा, आप एक उदार दृष्टिकोण और हर चीज में धृतराष्ट्र की तरह आंख में पट्टी बांध करके आप बर्दाश्त करेंगे। अतीकुर रहमान साहब, निंदा करेंगे आप भी इनकी, मैं जानता हूं, क्योंकि आप एक सिविल आदमी हैं, आप पढ़े लिखे इंसान हैं। कोई भी सभ्य आदमी इन कातिलों को की निंदा ही करेगा। उससे आगे की बात मुझे बताइए, जितने लोगों ने कहा था कि जो कहा गया उसकी एक ही सजा, सर तन से जुदा, इन लोगों ने सुन लिया और इन लोगों ने वो करके दिखा दिया। तो जितने लोग ये चाहते थे कि ये हो, वो सारे भी कातिल हैं कि नहीं है? सौरभ जी, मैं लाजवाब हूं, मेरा सर शर्म से झुका हुआ है। संगीत रागी जी से मैं पर्सनली माफी मांगना चाहता हूं। आपने जो सवाल उठाए, आपके सवाल वाजिब हैं। संगीत रागी जी, ये लड़ाई कम से कम मेरे लिए तो कम आज की आवाज आपकी आना बंद हो गई अतीक रहमान जी, वीडियो भी उनका चला गया। करेंगे, उनसे हम बात करेंगे। जी कुछ कहना चाह रहे थे हर्षवर्धन जी? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, देखिए ये भावनाओं में बहने का नहीं है, आक्रोशित होने का नहीं है, ये बात हम कहते हैं। लेकिन जब हम उदारता की बात करते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आता कि उदारता का मतलब क्या है। अचानक कोई भी निकलेगा और किसी को भी मार देगा। और जो संगीत रागी जी ने कहा, इसको मैं दूसरी तरह से कहता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि हर वो व्यक्ति खतरे में है जो इस तरह की मान्यताओं के साथ नहीं खड़ा होगा। यानी अगर आपने उनके पक्ष में सहानुभूति नहीं जताई, जो मार देने की बात कर रहे हैं, कत्ल करने की बात कर रहे हैं, तो पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। और इसके बावजूद अगर हमारी सरकारें, हमारे नेता, और कमाल की बात यह है कि वो भाषण के बाद भूल जाते हैं, वो किसी एक दंगे के बाद भूल जाते हैं, किसी एक को चौराहे पर मार दिया जाता है उसके बाद भूल जाते हैं। और आज भी ये दुकानदार जब मरा तो मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। अशोक गहलोत ने जब बोला तो मुझे याद आ गया करौली में जो दंगा हुआ था। मेरी जो जानकारी है कि मतलूब को ये लोग पकड़ नहीं पाए, और उसके बाद भी मुख्यमंत्री का बयान था कि आके अमित शाह और नरेंद्र मोदी शांति की अपील करें। अरे भाई, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, राज्य में कानून व्यवस्था आपकी स्वतंत्र है,
और उसके बाद आपको प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की जरूरत है, जिनके लिए आप कहते हैं कि वो बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि जब नेता कोई इस तरह से बोलता है चुना हुआ ना, तो उनको संदेश जाता है कि नहीं नहीं, हमारा वाला हिस्सा थोड़ा नरम है, हम किसी का गला भी काट देंगे, किसी के घुस में उसको मार भी देंगे। इस तरह के सरतन से जुदा के नारे लगाते हुए सैकड़ों बच्चे नूपुर शर्मा के पोस्टर पे, वो छोटे छोटे बच्चे पेशाब कर रहे थे, और उसके बाद किस तरह की भाव भंगिमा, किस तरह के अश्लील इशारे। कितने लोगों ने उन बच्चों को कहा कि इन बच्चों ने गलत किया है? कौन सा मुसलमान आके बोला? और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये बचाने का काम आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आग तो उधर से ही लगी है, सबसे पहले तो वही खत्म होने वाला है, ये यकीन मानिए। और बहुत अच्छा लगा मुझे, अतीकुर रहमान साहब ने कहा, मैं शुक्रगुजार हूं उनका कि आज टेलीविजन लोग देख रहे हैं इंडिया टीवी, तो उन्होंने बहुत समझदारी की बात की है। लेकिन जो राजनीतिक दल के लोग हैं, जब ये अपनी तकरीरों में कोई एक लाइन बोल के निकल जाते हैं, तो उनको नहीं पता कि उसका कहीं दूर दराज में क्या असर होने वाला है। एक बराबर कानून रखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये नहीं होगी कि कोई कुछ कहेगा और दूसरा गला काट के देगा, ये सभ्य समाज में नहीं स्वीकारा जा सकता। अतीकुर रहमान जी। सौरभ जी, मैं समझता हूं कि हमारी डबल जिम्मेदारी बनती है, मुसलमानों की डबल जिम्मेदारी बनती है कि जो भी देश में हालात हैं, हम लोगों को तो बहुत चौकन्ना रहना है। क्योंकि जिस तरह से संगीत रागी जी ने कहा, और मैं पर्सनली संगीत रागी जी के साथ में बहुत ज्यादा इन विषयों पे बात कर चुका हूं डिबेट्स के ऊपर, उन्होंने बहुत खुला दिमाग और दिल रख के इन बातों को और इन चीजों को जो घृणा फैलाती है उनको खत्म करने की कोशिश करने की बात हमारे साथ की है। मैं इसलिए कह रहा हूं हमारी मुसलमानों की डबल जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जवाबदेह हैं, हम हमारे हिंदू भाइयों को जवाबदेह हैं कि हमारे इस मुल्क में अगर सूफी कल्चर है, अगर उस सूफी कल्चर को हमको पनपने देना है, तो हिंदू मुस्लिम एकता की मजबूती के लिए हमको हमारे हिंदू भाइयों के साथ यकीन उनको दिलाना पड़ेगा कि उनका कंधे से कंधा मिलाकर हम मुल्क की तरक्की में उनके साथ हैं। इस तरह के नारे कहीं से कहीं तक, बल्कि मैं ये समझता हूं इन नारों का तोड़, इनका एंटीडोट हमारी कम्युनिटी को तैयार करना चाहिए ताकि ये जड़ से उखड़ जाए। आप एंटीडोट की बात कर रहे हैं सर, यहां तो रोज जहर पिलाया जा रहा है, रोज जहर उगला जा रहा है, नेता जहर उगल रहे हैं, मौलाना जहर उगल रहे हैं। मैं शर्मिंदा हूं सौरभ जी, हमारी कोशिश जारी रहेगी। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं संगीत रागी जी, और मैं आपका समर्थन चाहता हूं सौरभ जी, आपका समर्थन चाहता हूं, विक्रम जी का समर्थन चाहता हूं। हमारी कम्युनिटी को इससे बाहर निकालने में आप हमारा सहयोग करें, आप हमारा सहयोग करें। सोहेब कासमी भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं रागी जी एक बार उनको चर्चा में ले आऊं। सौरभ, लाखों लोग अजमेर जाते हैं मजार पर, लाखों हिंदू जाते हैं, महीनों में लाखों, मैं कह रहा हूं, हिंदू जाते हैं मजार पर। ये भारत की परंपरा है। कासमी जी, मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा आपके पास जी। ये भारत की परंपरा है। जब ताजिया निकलता है तो लाखों हिंदू सड़कों पर उस ताजिया के साथ खड़े होते हैं, ये भारत की परंपरा है। लेकिन यदि आप एक नारे को आप इस ढंग से कर रहे हैं कि एक हिंदू को कहीं भर पकड़ करके उसको उसका गला काट दें, तो फिर तो ये एक ऐसा है कि हर मुस्लिम, मैं फिर इसीलिए कह रहा हूं, हर मुस्लिम के प्रति लोग आज जो कहते हैं कि उनको मकान नहीं मिलता है, रेंट नहीं, पता है क्यों नहीं मिलता? ये कुछ लोग, कुछ मुसलमानों के बदतमीजियों के कारण, उनकी आतंकी मानसिकता के कारण सारा मुस्लिम समाज पीड़ित होता है। ये तो आतंकवाद है, मुस्लिम समाज बदनाम होता है। कुछ लोगों के कारण सारा मुस्लिम समाज बदनाम होता है। सारे मुस्लिम ऐसे थोड़े हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नेता लोग सह करके और पूरे खुलेआम उन्होंने आह्वान दिया, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, और उसी का आज ये नतीजा है। अभी आपने जो सिम्टम और बीमारी वाली बात की थी, मैं सोहेब कासमी जी के पास जाना चाहता हूं। सिम्टम की नहीं सर, सिम्टम तो यह था कि नारा लगा और किसी ने सुन के गला काट दिया। बीमारी कहां है? कहां से शुरुआत होती है कि किसी के दिल दिमाग में यह बात पनपती है और उसको उसके इतने अंदर उसके बैठ जाती है कि हां मुझे ये करना है, ये सही है, जो मैं अगर किसी का कत्ल भी कर रहा हूं तो ये सही है। बिल्कुल सौरभ जी, आज का जो विषय है वो इंतहाई गमनाक हालात के अंदर है, और पूरा मुल्क ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी अगर शराफत पाई जाती है तो जिन्होंने इस हादसे को देखा है वो सभी लोग शर्मिंदा हैं। और शर्मिंदा होने की वजह भी क्या है, और मैं खास तौर पर अपने मुल्क के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ के
जो है माफी चाहता हूं कि हम इस्लाम का जो शांति प्रिय चेहरा है वो दिखाने में नाकाम रहे। हमेशा हम बात तो करते हैं इस्लाम के शांति प्रिय मजहब होने की, हम बात करते हैं नबी के रहमतुल्लिल आलमीन होने की, कभी नबी के तरीके पर ना चलते हैं और ना नबी का वो शांति प्रिय चेहरा दिखा पाते हैं। उसी का नतीजा आज ये हुआ है। मैंने 12 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर, उसमें मैंने एक आह्वान किया था कि नबी के तरीके पर चल के नुपुर शर्मा ने जो अल्फाज कहे हैं उसके बाद 5 तारीख को माफी मांग ली है। इस्लाम का तरीका यह है, नबी का तरीका यह है, कुरान हदीस का तरीका यह है कि नुपुर शर्मा को माफ कर देना चाहिए। और उसके बाद हजारों धमकियां मुझे खुद आई हैं। आज तक रात दिन मेरे ट्विटर फेसबुक अकाउंट्स के ऊपर जो शस्त्र काटने की और बलात्कार करने की मेरी फैमिली के साथ। मगर अफसोस शर्म की बात यह है, हमारे वो मौलवी, हमारे वो बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, लेक्चर हजरात, जो इस्लाम के ठेकेदार हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग, ओवैसी, महमूद मदनी और अरशद मदनी, ये तमाम के तमाम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। और आज इस हादसे की भी ये लोग भर्त्सना नहीं करेंगे। आज सर और आपने जो बात कही, मैं आपकी भी तारीफ करता हूं। आपने खुल करके ये कहा है कि जो इस्लाम का शांति पसंद चेहरा है वो हम नहीं दिखा पा रहे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुझे ये बताएं, आज सबको ये बताइए, ये कहां लिखा है, किसने कहा है कि नबी की शान में गुस्ताखी हुई तो सर तन से जुदा ही करना है? कहां लिखा है? वो बच्चा कहां पढ़ता है? ये ना नबी की जिंदगी में है, ना सहाबा की जिंदगी में है, ना उनके अनुयायी की जिंदगी में है, ना जो सही इस्लाम को मानने वाले हैं। आतंकवादियों के अलावा कभी किसी ने ऐसा नहीं किया कि नबी के शान में गुस्ताखी की गई हो और किसी का सर से जुदा किया गया हो या उसको मार दिया गया हो। हमारे नबी ने हमेशा लोगों को माफ किया है और यही वजह है कि दुनिया के अंदर इस्लाम जो है फला फूला है। और हिंदुस्तान का एक बड़ा इतिहास रहा है। यहाँ तमाम लोगों ने, करोड़ों लोगों ने हमेशा एक दूसरे के धर्म का एहतराम किया है। और हमें अपने मुल्क की सभ्यता, संस्कृति और यहाँ के हालात को देखना होगा कि हमने हमेशा एक दूसरे के धर्मों का एहतराम किया है। इसीलिए दुनिया में हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जो सबसे ज्यादा जो है सेकुलर और सबसे ज्यादा जो है मजहबों का मुल्क है। आज हम अपने मुल्क को खराब कर रहे हैं। इसके पीछे वो ताकतें हैं जो देश को खराब कर देना चाहती हैं, जो सत्ता से आज हट गई हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने समुदाय के उन संगठनों को अपने दाम फरेब में दे लिया है जो मुसलमानों में रात दिन काम करते हैं। और वो लगातार मुसलमानों की एक नौजवान पीढ़ी को आतंकवाद की तरफ भड़का रहे हैं। और जब ऐसी वारदातें होती हैं शोएब कासमी साहब, तो फिर जब किसी सरकार में आवाज उठती है कि मदरसे बंद कर देंगे, मदरसों में अब जो है और पढ़ाई कराई जाएगी, जिसका बहुत विरोध किया जाता है, फिर आज वो सब सही मालूम पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो लोग हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मदरसों का इन पर नियंत्रण है। ये मदरसों से अलग के लोग हैं। इन्होंने तंजीमें बनाई हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद और जो है मशावरती बोर्ड, मिल्ली काउंसिल। और ये वो माफिया हैं कि इनकी जड़ें विदेशों के अंदर हैं। ये एक या दो संगठनों की बात नहीं लगती शोएब कासमी साहब। ये बीमारी बहुत गहरी है। मैंने जब ये पूरा प्रकरण चल रहा था, मैंने क्या आप सब ने, वो बड़े बड़े ग्राउंड्स के अंदर जलसे हुए हैं जिनमें लोग बड़ी शान के साथ छोटे छोटे 5-6 साल के बच्चों को अपने कंधों पर बिठा करके लेकर गए हैं। जान नारे लग रहे थे, गुस्ताख नबी की एक ही सजा और तन से जुदा और तन से जुदा। बच्चों को सुनाने के लिए वहां ले जाया गया है। एक मिनट में डीजीपी साहब के पास जाना चाहता हूं। डीजीपी साहब, ये एक वारदात हुई, आपने कहा इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की सरकार ऐसा करेगी। आपने अपने करियर के अंदर कई आतंकवादी वारदातों को देखा है, उनसे निपटा भी है, कई आतंकवादियों का भी सफाया किया है, लेकिन इस सोच का सफाया कैसे होगा? ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग है सौरभ जी, क्योंकि ये जो बरगद का पेड़ तैयार हुआ है, ये एक दिन में तैयार तोड़े ही हुआ। इस तरीके की पृष्ठभूमि में आप जाएं, मैं आपको ले जाऊंगा 1875 में लॉर्ड मेयो की हत्या से अगर सिलसिला शुरू करें तो ऐसे सैकड़ों ऐसे केस हैं। लेकिन हम उसकी में लॉन्ग टर्म नहीं, एक अवकाश प्राप्त अधिकारी होने के, मेरे सामने जिसने लक्ष्मण रेखा पार की, प्रसाद तुरंत मिलना चाहिए। दंड की सर्टेनिटी, इसके अलावा कोई डिटरेंट नहीं होता है अपराध का। और अगर आज भी यह तय हो जाए सजा किया और प्रसाद मिला, तो आप मान के चलिए 80% अपराध वैसे ही सिर फिरे हर जगह होते हैं, तो सिर फिरों का इलाज फिर सिर फिरों की तरह किया जाता है और उनका इलाज है। लेकिन लॉन्ग टर्म, आपने कहा, आपने मदरसों का नाम लिया,
सोच क्या है, रेडिकलाइजेशन का है। रेडिकलाइजेशन की जो समस्या है उसके ऊपर अलग से एक चिंतन और एक कार्य योजना, रोड मैप है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लेकिन अभी की जो फसल है उसको डील करने के लिए प्लानिंग अलग, जो 5 साल की बाद की फसल है उसकी प्लानिंग अलग, और 10 साल के बाद की फसल उसके हर चीज का समाधान है। एक दफा आप तय करिए जिन लोगों ने ये किया है उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी, सरकारी सहूलियत के साथ वोटिंग राइट तक हर चीज खत्म हो जाएगी। आप प्रॉब्लम की तरफ देख रहे हैं, लेकिन जब आप उसके ऊपर चर्चा ही नहीं करना चाहेंगे, आप उसकी भर्त्सना भी नहीं करना चाहेंगे, तो ये आप सोचना पड़ेगा कि आप हैं किस तरफ, अपराधियों की तरफ या पीड़ित की तरफ। सर मुझे तो ये कहना है यहां पर कि अगर ये दो लोग जिन्होंने बड़ी शान से ये कत्ल करने के बाद अपना वीडियो बनाया और मुस्कुराया और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री की गर्दन तक तलवार पहुंचाने की बात कही है, अगर ये लोग पकड़े जाने के बाद सालों तक यूं ही जेल में सड़ते भी रहे तो भी इंसाफ तो नहीं हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इनको जल्द से जल्द जो भी इस जुर्म की सजा है और वो है फांसी, वो मिले, तब तो कोई नजीर या कोई डिटरेंस पैदा होगा। आज कहां है कमलेश तिवारी का हत्यारा? रागी जी कहां है वो लोग, वो दोनों लोग? मैंने कहा था सौरभ जी, नुपुर शर्मा का जब किस्सा आया था, नुपुर शर्मा का जब मुद्दा उठा तो मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा और कई नेताओं ने कहा कि यदि उनको गिरफ्तार कर लिया जाता तो ये चीजें नहीं घटती। कमलेश तिवारी को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको जेल दिया जा चुका था, वो जेल से बेल पर बाहर निकल करके आए थे और 5 साल बाद उनकी हत्या कर दी गई। और जो अभी अतीकुर रहमान है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, जमात उलेमा हिंद के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे एक बहुत ही जहीन, बहुत ही जानकार मौलाना ने कहा, जो इस्लामिक स्कॉलर है, जो आपके टेलीविज़न डिबेट पर भी आते हैं, मैं नाम उनका जानबूझ करके नहीं ले रहा हूं क्योंकि फिर वो भी बेचारे खतरे में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये उन पर लागू होता है जो इस्लाम के मानने वाले हैं, जो इस्लाम के बाहर हैं उन पर तो पैगंबर साहब के शान के खिलाफ बात पे वो लागू ही नहीं होता है। मैं इस तकरीर में भी नहीं जाता, लेकिन क्या सवाल है कि जिन लोगों ने माफ़ी मांग ली, क्या आप उनके खिलाफ आपने उन्हें छोड़ दिया? क्या आप उनके खिलाफ रूप सरतन से जुदा ऐसे नारे लगाते गए और ये एक सप्ताह नहीं कई सप्ताह चलता रहा। कमलेश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसके बावजूद भी आपने मारा। और ये कोई एक ऐसी घटना नहीं है, मैं आपको ऐसे दर्जनों गिनवा सकता हूं। सही बात है, दर्जनों गिनवा सकता हूं। रागी जी एक सेकंड में जरा इसी खबर से जुड़ा एक अपडेट है। दरअसल 17 जून को ही इस शख्स कन्हैया लाल के कत्ल का प्लान बना लिया गया था। रियाज यानी इस हत्यारे ने 17 जून को पहला वीडियो बनाया था। अब आप सोचिए कि पुलिस इतने दिनों तक क्या करती रही, 11 दिन तक, आज 28 तारीख है, 11 दिन तक पुलिस ने क्या किया? 17 जून को इसने कत्ल करने का अपना इरादा जाहिर कर दिया था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद रियाज अत्तारी, राजस्थान, उदयपुर खांजीपीर से ये वीडियो मैं जुमे के दिन बना रहा हूँ माशाल्लाह, और 17 तारीख है। और दूसरा और मैसेज देता हूँ कि इस वीडियो को वायरल करूँगा उस दिन जिस दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी करी न, उसका सर कलम कर दूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद रियाज अत्तारी, राजस्थान, उदयपुर खांजीपीर से ये वीडियो मैं जुमे के दिन बना रहा हूँ माशाल्लाह, और 17 तारीख है। और दूसरा और मैसेज देता हूँ कि इस वीडियो को वायरल करूँगा उस दिन जिस दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी करी न, उसका सर कलम कर दूँगा। आज से 11 दिन पहले इस शख्स ने ये वीडियो बनाया। उसने कहा मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, किसी भी शख्स ने अगर रसूल की शान में गुस्ताखी करी उसका सर कलम कर दूंगा। 17 जून को वीडियो बनाता है ये आदमी और 28 जून को वाकई सर कलम कर देता है एक शख्स का। अब ये सवाल क्यों ना पूछा जाए पुलिस से, क्यों ना पूछा जाए ये राजस्थान की सरकार से कि क्यों ये शख्स पहले नहीं पकड़ा गया। आज कन्हैया लाल का परिवार क्यों ना पूछे ये कि उनके परिवार के शख्स की हत्या की जिम्मेदारी क्यों पुलिस पर भी नहीं आती। एक बार फिर से आप सुनिए जरा कैसे इसने कत्ल करने से पहले अपने मंसूबे बिल्कुल साफ कर दिए थे। मोहम्मद रियाज, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद रियाज अत्तारी, राजस्थान, उदयपुर खांजीपीर से ये वीडियो मैं जुमे के दिन बना रहा हूँ माशाल्लाह, और 17 तारीख है।
और दूसरा और मैसेज देता हूँ कि इस वीडियो को वायरल करूँगा उस दिन जिस दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी करी न, उसका सर कलम कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद रियाज अत्तारी राजस्थान उदयपुर खांजीपीर से ये वीडियो मैं जुमे के दिन बना रहा हूँ माशाल्लाह, और 17 तारीख है। और दूसरा और मैसेज देता हूँ कि इस वीडियो को वायरल करूँगा उस दिन जिस दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी करी न, उसका सर कलम कर दूँगा। शायद ये कहना चाह रहा है कि मैं ये वीडियो उसी दिन वायरल करूंगा जिस दिन मैं ऐसे किसी शख्स का सर कलम कर दूंगा। तो आज इसने एक मासूम की हत्या करी, उसका गला काटकर, और उसके बाद उसने ये शायद वीडियो जो है इसको वायरल करने की कोशिश की है। तो दोनों वीडियो आप इस शख्स के देख रहे हैं, दोनों इसी एक ही आदमी ने बनाए वीडियो। पहले 17 जून का वीडियो जिसमें इसने रिकॉर्ड करके रख लिया कि मैं हत्या के बाद इस वीडियो को जारी करूंगा, और दूसरा आज का वीडियो 28 जून का वीडियो जिसमें कन्हैया लाल, एक मासूम दर्जी, एक मासूम शख्स जिसने नुपुर शर्मा का बस समर्थन किया था, इस वीडियो को वायरल करूंगा, उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया और उसके बाद वीडियो बनाया मुस्कुराते हुए। उसका सर कलम। अस्सलाम वालेकुम। अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ हैं। अतीकुर रहमान साहब, अब सवाल यह है कि अब कुछ ना कुछ तो इस सोच के बारे में करना पड़ेगा। ऐसा कोई आदमी सामने आएगा, उसे आप पकड़ भी लेंगे, उसे आप सजा भी दे देंगे, हो सकता है उसे फांसी की सजा भी दे दें, लेकिन इससे आप ऐसी मानसिकता को खत्म नहीं कर रहे हैं। ये मानसिकता कहीं बहुत पीछे से आ रही है और बहुत उम्र की बहुत कम दहलीज में किसी इंसान के जहन में डाल दी जा रही है। उसका इलाज बताइए। नहीं सौरभ भाई, मैं असमर्थ हूं इसका इलाज बताने में आपको। मैं बहुत छोटी सी एक एंटिटी हूं, लेकिन मैंने आपको जैसा बताया, देखिए कि हम जिस वक्त में सलमान रश्दी ने सैटेनिक वर्सेस लिखी थी, उस वक्त से हमारी कोशिश जारी है लोगों को यह समझाने की कि जिस तरह सौरभ जी आपने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद की शान में अगर कोई कुछ कहता है तो वो गुस्ताखी नहीं है। हम एज अ रिसर्चर ऐसी चीजों को इनवाइट करते हैं, ऐसे कंट्रोवर्सीज को इनवाइट करते हैं ताकि हमको बराबर मौका मिले समझाने का कि प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ क्या थी, कुरान क्या है, और पूरा के पूरा जो धर्म है इस्लाम धर्म वो क्या है। मैं तो रिसर्चर हूं। मैंने नुपुर शर्मा को भी दूरदर्शन चैनल के ऊपर बहुत अच्छी हमारी चर्चा हुई, उसमें अच्छी तरह से नुपुर शर्मा ने मुझसे पूछा कि मैं कहां गलत हूं, और उसकी अच्छी तरह से मैंने एक किताब का हवाला दे के सलमान रश्दी की जवाब में जो लिखी गई थी मोहम्मद एंड द कुरान, डॉक्टर रफीक जकरिया ने, उसका हवाला दे के बहुत अच्छी वार्ता हुई हमारे अंदर। तो ये जो सौरभ जी ये सारे मामले चल रहे हैं, मेरी समझ में तो एक ही बात आती है, इसकी अगर हमको कोई काट करनी है तो वह हमारे। जी ठीक, हम लगातार इस बड़ी खबर पर बने हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, राजनीतिक दलों के नेता भी इस पर अपना अपना रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन यह वारदात इतनी बर्बर है कि अब इसके बारे में जरूर जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन होना ही चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।